Good morning, friends. So today we are going to start with the second lecture of estimating. The contents of this lecture are qualification of cost estimators, type of estimate, constituents of job estimates, capital investment, rate of return on investment. So what are the qualification of cost estimators? As we know that cost estimation is highly technical job और इसके लिए आदमी को पूरी नॉलेज होनी चाहिए किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए दैट ही हैज टू एक्वायर विद हिज क्वालिफिकेशन सो ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए ही मस्ट हैव मटेरियल नॉलेज मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं अल्टरनेट मटेरियल्स कौन से लग सकते हैं ही मस्ट हैव द नॉलेज सो ही मस्ट बी ए मेटलर्जिस्ट आल्सो मशीनिंग मेटल वर्किंग प्रोसेस नॉलेज भी उसके पास होनी चाहिए कि कौन सी मशीनिंग से क्या क्या फायदा होता है या मशीनिंग का अल्टरनेट अगर मेटल वर्किंग से वो ही प्रोसेस हो सकता है ही मस्ट हैव द नॉलेज देन टाइम स्टडी नॉलेज आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा टाइम स्टडिंग में हम क्या करते हैं एक नॉर्मल लेबर को लेते हैं और उससे एक मूवमेंट लेते हैं कि यहाँ से यहाँ चलने के लिए उसको कितना टाइम लगता है या इस काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है फिर उसमें अलाउंसेस ऐड करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड टाइम मिलता है सो ही मस्ट हैव टाइम स्टडी नॉलेज कि टाइम स्टडी की किस किस तरह से वो उसको ऑप्टिमाइज कर सकता है टाइम्स को मार्केट के प्रिवेलिंग लेबर रेट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि लेबर रेट्स बिकॉज ही हैज टू डू द कैलकुलेशंस जो उसको लेबर की कॉस्ट भी निकालनी है तो लेबर रेट्स भी पता होने चाहिए कि आज की डेट में लेबर रेट्स क्या हैं और वो लेबर रेट्स कौन से के लिए हैं स्किल्ड के लिए अनस्किल्ड के लिए या मशीनिस्ट के लिए या सुपरविजन किस काम के लिए चाहिए उसकी सबकी रेट उसको नॉलेज होनी चाहिए फिर बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स भी होने चाहिए जो कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में आते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग बिकॉज एक अगर वो शेड्यूल देता है एस्टिमेट देता है तो उसके साथ साथ उसको देना पड़ता है कि वो जो प्रोजेक्ट है इस डेट को खत्म हो जाएगा उसकी एक टाइम शेड्यूलिंग देनी पड़ती है उसको एक डेड एंड भी देना पड़ता है कि इस डेट तक हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो जब वो प्रोजेक्ट बता सकता है कि इस डेट को खत्म हो जाएगा तो उसको हर स्टेप का पता होना चाहिए कि इस डेट तक ये प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग उसके पास होनी चाहिए फर्स्ट डे को रॉ मटेरियल आ जाएगा थर्ड डे तक हमारा मशीनिंग कंप्लीट हो जाएगी फोर्थ डे को पैकिंग हो जाएगी लाइक दैट उसका प्रोजेक्ट प्लानिंग के स्किल्स होने चाहिए मैथमेटिक्स नॉलेज इज ए मस्ट बिकॉज कैलकुलेशंस करनी है कुछ फार्मूलेज लगाने हैं उसको मटेरियल की वॉल्यूम निकालना है उसका वेट निकालना है तो मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए टू बी थॉरो एंड पे अटेंशन टू द डिटेल्स हर एक चीज की डिटेल्स तक जाना पड़ेगा उसको सो दैट उसकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए सो दैट कि वो कोई भी डिटेल को मिस ना करे कि ये चीज रह गई थी जी मेरी कैलकुलेशन में मेरी एस्टिमेशन में सो दैट कि कहीं ना कहीं जाके वो एस्टिमेशन फेल ना हो जाए तो एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स फॉर फोर्सिंग एनी सिचुएशन उसको पहले से ही पता होना चाहिए कि मार्च के महीने में ऐसा हो जाता है या मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में अगर जाते हैं तो वहां सर्दियों का मौसम हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है फेस्टिवल सीजन हो जाता है लेबर छुट्टी पे चली जाती है तो उस की भी उसको फोर्सिंग एनी सिचुएशन का भी आइडिया होना चाहिए परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि जो उसने एस्टिमेट बनाया है उसके अंदर ही वो काम हो जाएगा then he must have the ability to accept criticism and work well under pressure क्योंकि एस्टिमेटर को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आपने ये ठीक नहीं किया ये नहीं किया या थोड़ा सा उसको चेंज करने के लिए भी कहा जाता है कि ये 100 रुपए में बन रहा है आप इसको 90 रुपए में बना के दीजिए तो उसके प्रेशर के अंडर उसको काम करना पड़ता है और प्रेशर के साथ साथ उसको मार्केट प्रेशर्स भी आते हैं मार्केट प्रेशर्स ऐसे आते हैं कि अगर वो कहते हैं कि जी मैं 10 तारीख तक दूंगा उसको कहते हैं नहीं भाई आपने 3 तारीख तक बना के देना है तो उस प्रेशर के अंडर ही उसको काम साफ सुथरा करना है और क्लीन करना है सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेटर देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स 4 तरह के मैंने कहे हैं और भी हो सकते हैं बट दीज आर द मेन 4 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स एनालॉगस एस्टिमेटिंग पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग बॉटम अप estimating and 3-point estimating now what is analogous estimating एनालॉगस एस्टिमेटिंग में एनालॉगी बनाई जाती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है
कोई पुराना एक प्रोजेक्ट उठा लेता है जो मिलता जुलता हो, जैसे आपने मकान बनाना है तो उसका ही एक वैसा ही मिलता जुलता एक मकान, उसी एरिया का, उतने ही कमरे, उतने ही बाथरूम और वो बनाए जाएं, तो उसका वो प्रोजेक्ट लेके वो आइडिया लगा लेता है कि इसमें इतना खर्चा लगा था, इतना खर्चा लगा था, ये पार्ट लगे थे, तो उस हिसाब से एक एस्टिमेट जल्दी से तैयार कर लेता है। देन सेकेंड इज पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग। इन पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग, historical data and statistical modeling are used to assign a money value to certain project cost. प्रोजेक्ट को टुकड़ों में कर दिया जाता है कि इसकी मशीनिंग कॉस्ट इतनी होगी, ये होगी, हर एक पैरामीटर्स को अलग अलग किया जाता है, एक्वायरिंग कॉस्ट इतनी होगी, मार्केटिंग कॉस्ट इतनी होगी, तो उसको क्या करते हैं, पुराना हिस्टोरिकल डाटा लेके स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग से उसको एक हर एक प्रोजेक्ट के जो पार्ट है उसको एक मनी वैल्यू असाइन करके उसको टोटल करके उसकी वैल्यू निकाली जाती है। देन बॉटम अप एस्टिमेटिंग में क्या करते हैं, larger project is broken down into small number of components and the project manager then estimates cost specifically for each of the smaller work projects. छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की इसके ये पार्ट हैं, नट बोल्ट हैं, फिर नट बोल्ट के ऊपर जो उसके ब्रैकेट्स हैं उसको असेंबल करने में इतना टाइम लगेगा, तो नीचे से शुरू होता है और करते करते एक फाइनल उसका एक एस्टिमेट पूरे प्रोजेक्ट का, लार्जर प्रोजेक्ट का बनाया जाता है। नीचे से शुरू करते हैं, नीचे के प्रोजेक्ट से वो बजट मांगते हैं हर एक डिपार्टमेंट से, और हर एक डिपार्टमेंट से लेते 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 वो फाइनल एक रेट कॉस्ट निकाली जाती है। 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग में क्या होता है, ये पर्ट टेक्निक्स हैं, सीपीएम और पर्ट टेक्निक्स की। इसमें 3 तरह के एस्टिमेट बनाए जाते हैं। वो क्या करता है कि 3 कैसे बनाते हैं। द फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट्स एन ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट वेयर वर्क इज डन एंड फंड्स स्पेंट मोस्ट एफिशिएंटली। ऑप्टिमिस्टिक सबसे बढ़िया एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालता है वो, जिसमें सारे फंड बहुत अच्छी तरह लगाए जाएंगे, सारे काम अच्छी तरह से किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या करता है, पेसिमिस्टिक, सबसे घटिया तरीके से कि लेबर भी मर जाएगा, पावर फेलियर भी हो जाएगा, इंडस्ट्री में स्ट्राइक भी हो जाएगी, सब कुछ मान के वो एक पेसिमिस्टिक, एक बड़े दुखद तरीके से उसकी कैलकुलेशंस करता है, और वो ये भी मानता है कि उसमें फंड्स जो हैं वो लीस्ट एफिशिएंट मैनर में कैलकुलेट किए जाएंगे। और थर्ड एक पॉइंट वो रिप्रेजेंट करता है द मोस्ट लाइकली सिनेरियो विच टिपिकली फॉल समवेयर इन द मिडल, इन दोनों के बीच जो करता है, और इन तीनों एस्टिमेट्स को मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर देता है, और उसके हिसाब से वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं कि कौन सा एस्टिमेट लेना है। नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जॉब एस्टिमेट्स। अब इस जॉब एस्टिमेट्स को क्या क्या वो टुकड़ों में करता है। फर्स्ट इज डिजाइन पीरियड, डिजाइन में कितना टाइम लगना है, कोई एक जॉब बनानी है तो उसको डिजाइन करने में कितना टाइम लगता है। ड्राफ्टिंग पीरियड, ड्राफ्टिंग पीरियड मींस आपने डिजाइन कर लिया, उसका एक ड्राइंग बनानी, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, उसके ऑर्डर्स चाहिए, ये सारे ड्राफ्टिंग पीरियड में होते हैं। देन टाइम एंड मोशन स्टडीज, अगर हमने उसमें टाइम एंड मोशन स्टडी, जैसे कि मैंने बताया एक स्टैंडर्ड वर्कर का टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा, उसको मूवमेंट में कितना टाइम लगेगा, और उसके साथ उसके अलाउंसेस करके और एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाएगा, तो इसमें भी कितना टाइम लगना वो। देन प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल टाइम, पीपीसी का टाइम, कि कौन सी जॉब पहले बनेगी कौन सी बाद में बनेगी, सो दैट मशीन्स भी ऑक्यूपाइड रहे और वर्कर्स भी ऑक्यूपाइड रहे। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल आइटम, कोई जिग्स एंड फिक्सर बनाने हैं तो उसके डिजाइन एंड डेवलपमेंट में कितना टाइम लगेगा, वो भी एस्टिमेट में ऐड करेंगे। एक्सपेरिमेंटल वर्क, अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाना है जिसमें टाइम लगना है, उसका भी टाइम बीच में जॉब में ही ऐड किया जाएगा। देन जैसे कि कोई हमने मटेरियल दिया, हम चाहते हैं कि वो 2 तरीकों में से जो बेस्ट, कम टाइम लगे या कम पैसा लगे, वो वाला करेंगे, तो दोनों का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसका टाइम भी बीच में ऐड किया जाता है। मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट, लेबर एंड स्किल रिक्वायर्ड, स्किल कितनी चाहिए, लेबर की कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा लेबर लगेगा और उसकी कितनी स्किल चाहिए, ये भी एस्टिमेट में उसको बताना है। वेरियस टाइम अलाउंसेस, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ओवरहेड्स हैं जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, वो जो और मैंडेटरी भी हैं, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो कौन कौन से चाहिए। टाइम अलाउंसेस भी हम बाद में कैलकुलेट करेंगे कि टाइम का कितना कितना अलाउंस लगेगा। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल की हम बार बार बात करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी बाय अ कंपनी इन ऑर्डर टू फर्दर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसका बिजनेस गोल क्या है, उसको लेने के लिए कितना पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
This term can also refer to a company's acquisition of long-term assets such as real estate. कोई फैक्ट्री उन्होंने खरीदनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या मशीनरी खरीदनी है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ही आता है। कुछ पार्ट्स मैंने डिफाइन किए हैं, दीज आर नॉट फिक्स्ड, लेकिन ज्यादातर यही होते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कौन कौन सी खरीदनी है, उसमें कैपिटल कितनी लगनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है उसमें कितना पैसा लगना है, लैंडस्केपिंग, कुछ इरिगेशन सिस्टम चाहिए, सपोज हम खेती का कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके खेती के लिए कितनी लैंड लगानी है और उसको इरिगेशन सिस्टम वगैरह या उसकी कुछ डिजाइन चेंज करना है, वो इंप्रूवमेंट्स में, फर्नीचर फिक्सचर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मशीनरी, मैन पावर और व्हीकल्स, ये सारे जो हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट आते हैं। अब इसमें कुछ तो फिक्स्ड हैं और कुछ वेरिएबल हैं। तो फिक्स में देखिए लैंड, मशीनरी और व्हीकल्स, लैंड, मशीनरी, व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो हैं ये हमारी फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो स्टार्टिंग में ही करनी पड़ती है। मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेटर ऑन ऐड किया जा सकता है, तो इनको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। देन नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न, ROR। इसकी फुल फॉर्म भाई कई बार आ जाती है एक नंबर में, ROR ऑन इन्वेस्टमेंट। इट इज द गेन और लॉस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हम कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना पैसा वापस मिल रहा है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। In other words, the rate of return is gain or loss compared to the cost of initial investment, typically expressed in the form of percentage। ये परसेंटेज फॉर्म में दिया जाता है। तो R इज इक्वल टू, ये नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, R इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर VI। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकालते हैं। VF इज फाइनल वैल्यू जो डिविडेंड और इंटरेस्ट हमें मिला है, और VI इज इनिशियल वैल्यू, हमने कितना इन्वेस्ट किया था इनिशियल में और फाइनल हमें कितना मिला। That is all for today. Thanks.